इसी शहर में 3 महिलाओं की आत्महत्या की खबरें आई हैं, पढ़ रहा था मैं। और इसमें एक बड़ी चौंका देने वाली जो चीज़ है वो ये है कि तीनों ही महिलाएं मिडिल एज थीं और जॉबलेस थीं, हाउसवाइफ्स थीं। तो सोच रहा था और सोचा कि समय मिलेगा तो आपसे बात करूँगा कि ऑफ कोर्स आपने कहा है कि डिप्रेशन में और जॉबलेस होने में कनेक्शन तो है ही, आपके पास कोई सार्थक काम नहीं होता। पर इंडियन वुमेन, मिडिल एज्ड वुमेन, हाउसवाइफ्स कमिटिंग सुसाइड, हैविंग नो जॉब्स, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? दुनिया में सबसे कम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अपने यहाँ है, इंडिया में। ये उतनी ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। उससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि पिछले 30 सालों में ये रेट जितना हुआ करता था उससे घटकर लगभग आधा रह गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट समझते हो? माने 15 साल से उम्र के 15 साल से अधिक उम्र के कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनको आमदनी होती हो। तो 1990 में ये लेबर पार्टिसिपेशन रेट भारत में महिलाओं में करीब करीब हुआ करता था 32-35% या उसी के आसपास, आंकड़े देख लेना। वो अब घट करके 2020 में 20% से भी कम रह गया है। माने 1990 में प्रतिशत में जितनी महिलाएं काम किया करती थीं उससे आधी महिलाएं आज हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। आधी। अब ये चौंकाने वाली बात क्या है? ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि महिलाओं में शिक्षा का स्तर 1990 के मुकाबले दूना हो गया है। महिलाओं में शिक्षा का स्तर 1990 के मुकाबले दूना हो गया है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1990 के मुकाबले दूने से भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, जो पूरा भारतीय इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी दूने से ज्यादा हो गया है। अब ये बात बड़ी अजीब है। 1990 में जब इकोनॉमी छोटी थी और महिलाएं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तब तो महिलाएं फिर भी काम कर रही थी, घर से बाहर निकल पा रही थी। और अभी 2020 में जब वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और उनके घरों में भी ज़्यादा पैसा है और संपन्नता है, तो वो बाहर नहीं निकल रही हैं। इसी में एक चीज़ और जोड़ो, 1990 में प्रति महिला 4 बच्चे हुआ करते थे। तो ये बात जायज़ थी कि भाई उन्हें घर पे रुकना पड़ रहा है बच्चों की देखभाल करने के लिए। समझ में आता था कि कैसे बाहर निकले, लेकिन तब निकल के काम कर रही थी वो। 2020 में प्रति महिला 2.1, 2.2 ऐसे बच्चे होते हैं, तो लगभग आधे हो गए हैं बच्चे प्रति व्यक्ति। जो अब जेंडर है वो आधी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। तुम सोच रहे हो कि तुमने आत्महत्या की बात करी, मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मुद्दा सामने कभी लाया ही नहीं जाता कि भारत में जिन्हें हम गृहिणी
होम मेकर, हाउसवाइफ कहते हैं, वो कितनी दुर्दशा में है। किसान आत्महत्या करते हैं, ये बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है निश्चित रूप से। और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बनता है अखबारों में, मीडिया में। राजनेता इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाते हैं। एनजीओज़ इस मुद्दे पर खूब सक्रियता और कार्रवाई दिखाते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पर बहुत बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किसान जितनी आत्महत्या करते हैं भारत में, उससे दूनी से भी ज़्यादा आत्महत्या गृहिणियाँ, हाउसवाइफ्स कर रही हैं। हाउसवाइफ्स ही हैं वो जो सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रही हैं। तुमने एक नाम लिया कि आत्महत्या की खबर आ गई। जानते हो रोज़ भारत में कितनी हाउसवाइफ्स आत्महत्या करती हैं? कितनी बताओ? मैं सिर्फ हाउसवाइफ्स की बात कर रहा हूँ, गृहिणियाँ। लगभग 70। तो अगर 24 घंटे होते हैं दिन के, तो हर घंटे में 3 गृहिणियां आत्महत्या कर लेती हैं। हर घंटे में 3 माने हर 20 मिनट में 1। माने जितनी देर हम बात कर रहे हैं, या थोड़े भी और बात आगे बढ़ाएंगे, इतनी देर में भारत में कहीं कोई गृहिणी, हाउसवाइफ आत्महत्या कर लेगी। इनकी बात कोई नहीं करता। कोई नहीं इनकी बात करता कि प्रतिवर्ष देश में 20 से 25 हजार महिलाएं, महिलाओं में भी विशेषकर, खास तौर पर, स्पेसिफिकली बल्कि हाउसवाइफ्स आत्महत्या इतनी क्यों कर रही हैं, इनकी कोई बात ही नहीं करना चाहता। क्योंकि अशक्त भी हैं और वो कोई ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक भी नहीं है। और ये जो आंकड़ा है ना, जिस हम कह रहे हैं कि रोज 60-70 महिलाएं आत्महत्या करती हैं या हाउसवाइफ्स, ये 60-70 का आंकड़ा बहुत छोटा है, अंडर रिप्रेजेंटेड है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर परिवार इस तरह के मामलों को सामने आने नहीं देना चाहते। वो जहर खा के मरती हैं, पंखे से लटक के मरती हैं, बिल्डिंग से कूद के मरती हैं, ट्रेन के सामने आकर मरती हैं। कुछ मामले सामने आ जाते हैं, कुछ मामले दबा दिए जाते हैं। तो अभी हम जो आंकड़ा उद्धृत भी कर रहे हैं, वो आंकड़ा छोटा है, असली आंकड़ा इससे बहुत बड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों बातों को आपस में जोड़ के देखो कि महिलाओं में आत्महत्या की दर 1990 के मुकाबले भारत में कितने ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। और महिलाओं में भी, याद रखना, हम लड़कियों की बात नहीं कर रहे और हम वृद्धाओं की भी बात नहीं कर रहे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम अविवाहित महिलाओं की भी बात नहीं कर रहे, बिल्कुल साफ रहे ये बात। हम बात कर रहे हैं हाउसवाइफ की। ना ना, बिल्कुल नहीं कि मिडिल एज 40s। 25 से 35 ज़्यादातर, 25 से 35 होती है जब आप सपने देख रहे होते हो, आप, चेस कर रहे यही एज होती है जब आपने जो झूठे सपने देखे होते हैं वो टूट भी रहे होते हैं। समझ रहे हो? तो जब आप ये बात करते हो कि महिलाओं ने आत्महत्या कर ली, तो उसको ज़रा इस बात से जोड़कर देखो कि हिंदुस्तान में कुछ बहुत अजीब चल रहा है और उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये सब महिलाएं जो काम कर रही थीं, ये हाउसवाइफ्स क्यों बनती जा रही हैं? हर साल देश में काम करने वाली महिलाओं की संख्या घटती ही जा रही है। संख्या अगर स्थिर भी हो तो उनका अनुपात बहुत घटता जा रहा है। और 1990 के मुकाबले जो FLF
पीआर है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो घट के आधा हो गया है। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई बड़ी क्रांति आ गई है, बड़ा आधुनिकीकरण हो गया है, अब तो हम मॉडर्न हैं, लिबरल हैं, औरतों के हाथ में ताकत जा रही है, तो औरतें आगे बढ़ रही होंगी, औरतें और ज़्यादा हाउसवाइफ बनती जा रही हैं। जिन महिलाओं ने ग्रेजुएशन कर रखा है उनमें से 70% से ज़्यादा महिलाएं घरों में बैठी हुई हैं हाउसवाइफ बन के। वो घर में बैठी हैं हाउसवाइफ बन के, और ज़बरदस्त तरीके से आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं में। जोड़ करके देखो इस बात को। और ये मत कह देना कि ऐसा तो भारत में हमेशा से था। 30 साल पहले भी ऐसा नहीं था। 30 साल पहले भी ऐसा नहीं था। आप ये सोचोगे कि भाई जैसे जैसे संस्कृति में खुलापन आ रहा है और जो आर्थिक अवसर हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वो बढ़ रही हैं, खुल रही हैं, तो ऐसा होगा कि लड़कियां, महिलाएं और ज़्यादा निकल करके काम करेंगी, आर्थिक रूप से और ज़्यादा वो स्वतंत्र हो जा रही होंगी। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पिछले 30 साल में महिलाएं और ज़्यादा घरों में कैद हो गई हैं। इसके कारण क्या है उस पर बात कर सकते हैं, उसकी विवेचना हो सकती है, पर अभी तो हम सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहे हैं, डेटा की। बड़ा खतरनाक डेटा है, बड़ा ही खतरनाक डेटा है कि पढ़ी से पढ़ी हुई महिलाएं भी घरों में बैठी हुई हैं, काम नहीं कर रही हैं, या उनके जो काम करने का अनुपात है वो प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है, और उनमें आत्महत्या की दर प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और वो जो इतनी जाने जा रही हैं उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। हिंदुस्तान की जो आम हाउसवाइफ है वो घर में कितना कष्ट झेल रही होगी कि रोज़ 60 से 70 महिलाएं खुद ही जान दे देती हैं। इसकी कोई बात ही नहीं करना चाहता कि घर में जो गृहिणी बैठी है वो कितना ज़बरदस्त दुख झेल रही है, इस पे हम बात नहीं करना चाहते। पर उस गृहिणी को क्या दुख होगा अगर हम सोचें? जीवन व्यर्थ जाने का दुख भाई। उसके बाद तो सब वो पढ़ी लिखी है, जो उसको चाहिए सब मिल रहा है। सुख सुविधाओं पे नहीं जीते ना हम। कहते हैं कि आत्महत्या तो वो करता है, इसके बाद रोटी कपड़ा मकान नहीं है, इसके पास बेसिक नीड्स नहीं है, उसके पास तो सब कुछ। आंकड़े तुम्हारे सामने है ना, देख लो कौन करता है आत्महत्या, देख लो कौन कर रहा है आत्महत्या। आंकड़े तो सामने है तुम्हारे। महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो बहुत सारी बातें जानने समझने लगी हैं। एक व्यक्ति जो दुनिया को जानने समझने लगता है, जिसमें थोड़ा ज्ञान आ जाता है, जब उसको घर की चार दीवारी में कैद होना पड़ता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। सवाल ये कि कैद क्यों होना पड़ता है, क्यों नहीं बाहर निकल के काम कर रही है, बल्कि जो काम कर रही थी पहले वो भी काम छोड़ के घर में क्यों बैठ जा रही हैं। और घर में बैठ जा रही हैं और फिर घर का जो माहौल है उसमें कैद और गुलामी पता चल रही है, कष्ट महसूस हो रहा है, तो उनको फिर जिया भी नहीं जा रहा। उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? क्योंकि जो सोचने में ऐसा लगता है कि जैसे एफ्लुएंस बढ़ रहा होगा सोसाइटी में, तो शायद लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, उनके पास फ्रीडम बढ़ रहा है कि वो जो चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब। देखो, पैसा घर में आ जाना एक बात होती है, उस पैसे को पूरी आज़ादी के साथ सही दिशा में लगा पाना बिल्कुल दूसरी बात होती है। ये बिल्कुल हो सकता है कि घर में बहुत पैसा है, और चूंकि घर में बहुत पैसा था तो आपसे आपके पतिदेव ने या और लोगों ने कहा कि घर में इतना पैसा तो है ही, तुम काम करके क्या करोगी, चलो नौकरी छोड़ के घर में बैठ जाओ। वो नौकरी छोड़ घर में बैठ तो गई और घर में सब चीज़ें भी हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग बात होती है कि आप अपनी समझ के अनुसार और अपनी स्वतंत्रता के अनुसार उस पैसे को खर्च भी कर पाएं। वो बिल्कुल ही एक अलग बात होती है कि आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता है या नहीं अपने जीवन के बाबत। ठीक है। और ये जितनी भी बातें बोल रहे हैं उनके पीछे याद रखो कि
हमें बातचीत करते शायद अब 20 मिनट हो चुके हैं, कहीं एक और हाउसवाइफ ने अपनी जान दे दी है। तो कष्ट तो है ही ना, और बहुत ज़बरदस्त कष्ट है। तुम ये नहीं कह सकते कि वो नाटक कर रही है इसने जान दे दी, उसे बहुत दिली तकलीफ है। कोई ऐसे ही नहीं अपनी जान दे देता। और जो जान दे रहे हैं ये सब जवान स्त्रियां हैं, इनके पास जीने के लिए भी पूरी ज़िंदगी बची थी। कोई अपनी बची हुई इतनी बड़ी ज़िंदगी को क्यों धिक्कार देगा, नकार देगा और जान दे देगा? कोई वजह तो होगी ना। Who is to be blamed? जो पेट्रियार्किकल सोसाइटी है इंडिया की, उसको दें, फैमिलियल वैल्यूज ऐसी हैं, मतलब हाँ, मन, और क्या। मन में ये भाव भरा हुआ है कि सबके, स्त्रियों के, पुरुषों के, सबके, कि स्त्री का पहला काम तो भाई परिवार की देख रेख है। तो हुआ क्या है कि 1990 तक भारत में इतनी आर्थिक समृद्धि थी नहीं, तो मजबूरन काम करना पड़ता था स्त्रियों को भी, कि भाई जब तक, कई मामलों में ऐसा था कि भाई जब तक आदमी औरत दोनों नहीं कमाएंगे तब तक घर ही नहीं चलेगा, तो वो मजबूरन काम करती थी। अब आर्थिक समृद्धि आ गई तो तुरंत ये हुआ कि भाई पतिदेव तो कमा ही रहे हैं तो मैं क्यों कमाऊँ, मैं घर में बैठ जाती हूँ। वो घर में बैठी और फिर जो घर में कष्ट झेला उसकी कोई सीमा नहीं। अगर दोनों में से एक के ही काम करने को घर चल जाएगा तो ये क्यों नहीं होता कि पति कहता है कि चल तू काम कर, ये क्यों नहीं होता कि बात नहीं है ना, तर्क से नहीं चलता। जब मन में कूट कूट के ये बात भर दी गई है कि पति का काम है बाहर का देखना और स्त्री का काम है घर का देखना, तो अभी तक चल रहा है। कितनी भी शिक्षा बढ़ गई हो चल ही रहा है। लड़की ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, 5-7 साल विदेश में लगा के आई हो, उसके दिमाग में अभी भी यही बात बैठी हुई है। तो वो मौका मिलते ही अपनी नौकरी छोड़ के घर में बैठ जाती है। कौन डाल रहा है दिमाग में? हवाओं में है ये बात भाई। आप हिंदुस्तान में हैं, यहाँ हवाओं में ये बात है। आईआईटी और आईएम जैसे जो शीर्षस्थ संस्थान हैं, यहाँ के भी एलुमनस में, जो पूरा एलुमनाई इनका बेस है, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या है, अच्छा खासा अनुपात है ऐसी महिलाओं का जो घर बैठ गई हैं। मेरे पास ठीक ठीक इस चीज़ के आंकड़े नहीं हैं, पर आप आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। वहाँ भी वही है कि भाई परिवार पहले आता है और मैं, पति तो अच्छा कमा ही रहे हैं तो मैं घर पे बैठूंगी। लोग कहते हैं ना कि भारत में देखो तलाक कितने कम होते हैं। तलाक तो कम होते हैं लेकिन पत्नियों की आत्महत्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। अब आप देख लीजिए कि बात क्या है। नहीं मतलब जो अगली जो घटना घटने वाली है आने वाले कुछ मिनटों में, अगर उस महिला ने शादी नहीं करी होती तो आज वो जी जाती, आत्महत्या नहीं होती। देखो कुछ हद तक तो उसके जीवन में कुछ चीज़ें अलग रहती हैं, लेकिन याद रखो कि खेल ये नहीं है कि कोई बाहर वाला आगे तुम्हारा शोषण कर रहा है। तुम्हारे प्रश्न में ये भाव निहित है कि अगर उसके जीवन में पति ना होता या और लोग ना होते तो क्या उसकी ज़िंदगी बेहतर होती? शायद कुछ हद तक, पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ वास्तव में उस महिला का शोषण कर रही है वो उसके अंदर ही बैठी हुई है। वो जो पेट्रियार्की है, पितृसत्तावाद, वो कोई बाहर नहीं है, कोई बाहर से आकर के थोड़े ही आपके ऊपर पेट्रियार्की चलाता है। वो चीज़ आपके भीतर भी तो बैठी हुई है। पेट्रियार्की में पुरुष और महिला बराबर के साझीदार होते हैं और दोनों के बराबर के स्वार्थ भी होते हैं, वरना ये इतने दिनों तक, इतने शताब्दियों तक व्यवस्था चल नहीं सकती थी त्रिसत्तात्मक। उसमें दोनों ही पक्षों को कुछ लाभ हो रहा था इसलिए सत्ता चल रही थी। उसको हम ऐसे सोच के देखते हैं कि नहीं साहब, पेट्रियार्की में तो एक पक्ष एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषक है, और दूसरे पक्ष का शोषण हो रहा है। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन ये मत भूलो कि वो एक तरह का करार भी है, एक समझौता, एग्रीमेंट भी है, और उस एग्रीमेंट में दोनों पक्षों के लिए कुछ ना कुछ लाभ रख दिया गया और दोनों पक्षों की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां भी रख दी गई हैं, कुछ ना कुछ उनके नुकसान भी रख दिए गए हैं।
तो जब तक चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो उसको उस एग्रीमेंट में फ़ायदा दिख रहा है तब तक तो वो एग्रीमेंट चलेगा, वो व्यवस्था चलती रहेगी। अब महिला को उस एग्रीमेंट में क्या फ़ायदा दिखाई देता है? उसको ये फ़ायदा दिखाई देता है कि भाई मुझे सुरक्षा मिली रहेगी। वही जो महिला हो या पुरुष हो, देखो कोई भी भीतर के पैटर्न को आसानी से तोड़ने को राज़ी होता नहीं। अहंकार इसी का नाम है ना। अध्यात्म में हम इसी चीज़ से लड़ते हैं कि तुम्हारे भीतर जो ढर्रे बने हो उन्हें तोड़ो। अब उसका ढर्रा बना हुआ है कि मैंने देखा है ना कि फलानी महिला है और वो आराम से घर में रहती है, उसको अपना बाहर की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता, सड़कों की धूल नहीं फाँकनी पड़ती, ऑफिस की राजनीति का और प्रपंचों का सामना नहीं करना पड़ता, वो आराम से घर में रहती है, घर का काम करती है, जिम्मेदारी उठाती है और वो घर में रानी की तरह है बिल्कुल। तो ये जो भाव है इसमें उसको फ़ायदा दिखाई देता है फिर कि मैं easy and secure life in which she has to make certain compromises and she says fine if by compromising this much I gain that much then I'm prepared to compromise। तब मुझे इतनी देर में ये बात समझ में आई कि हमने शुरुआत करी कि हाउसवाइफ्स आर कमिटिंग सुसाइड, और आपने कहा कि वही हाउसवाइफ्स हैं जो बीते कुछ दशकों में अब काम भी नहीं कर रहे हैं। फिर दोनों में लिंक बिठाया कि सुसाइड साफ लिंक है। कोई ये ना बोले कि ये जो ज़बरदस्त तरीके से हाउसवाइफ्स की आत्महत्याओं में भारत में उछाल आया है पिछले कुछ दशकों में, खासतौर पर पिछले 10-20 सालों में, और जो महिलाएं लेबर फोर्स से बाहर होती जा रही हैं लगातार, इसमें कोई संबंध नहीं है। बहुत बहुत सीधा सीधा संबंध है। तो मालूम है दुनिया में जो औसतन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो 40% के आसपास है। भारत में उसके आधे से भी कम है, 20% से भी कम है। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहां 35, 40, 50% महिलाएं काम ना करती हों। भारत में 17%। भारत में 17%। और जितने विकसित देश हैं जहां महिलाएं सबसे ज़्यादा सशक्त हैं, जहां पर माहौल भी सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण है, समाज में सुव्यवस्था है, वहाँ पर ये पार्टिसिपेशन रेशियो उतना ज़्यादा है। जापान हो, स्वीडन हो, स्विट्ज़रलैंड हो। आप कह रहे हैं कि एक अविवाहित महिला जिसने शादी नहीं की है और जो काम कर रही है उसका अच्छा जीवन जीने की संभावना बहुत ज़्यादा, तो क्या मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सब नहीं कह रहा। जो अब शादीशुदा है वो तलाक ले लें ताकि बच जाएंगे। ये तुम बहुत स्थूल बात कर रहे हो। अगर ऐसा होने से कोई फ़ायदा हो रहा होता तो मैं कह भी देता। मुझे कहने में क्या डर है? जो सही बातें होती है वो कह भी देता। बात बस इतनी है कि बात इससे बहुत आगे की है। ऐसा नहीं है कि आप शादी नहीं करोगे लेकिन मन में पैट्रियार्की बसाए रहोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अलग हो जानी है। नहीं होगी, नहीं होगी। मन में पैट्रियार्की के थोड़े एग्जांपल्स दीजिए, क्योंकि आपने जब थोड़ी देर पहले बोला था। मन में पैट्रियार्की का ये एग्जांपल है कि आपकी शादी नहीं हुई है, मान लो आपका बॉयफ्रेंड है, आप अपने बॉयफ्रेंड से बार बार बोल रहे हो तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते, व्हाई डोंट यू टेक केयर ऑफ मी। ये पैट्रियार्की है। बात समझ रहे हो? या आप वास्तव में दिल से उम्मीद करते हो कि आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो, आप लड़की हैं और आप एक हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मन में बात बैठी हुई है कि हॉस्टल में मेरा सामान लाना ये भी मेरे चचा ताऊ पिता का भाई का काम है, और अगर सेमेस्टर पूरा हुआ है तो घर कैसे जाना है, उसकी बुकिंग कराना, रिजर्वेशन कराना, सामान पैक कराना, इन सब में भी मेरे घर वालों का, ख़ास तौर पे घर के पुरुष सदस्यों का सहयोग होना चाहिए। ये पैट्रियार्की है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बेंगलोर में काम कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप बेंगलोर में काम कर रहे हो, कैलिफोर्निया में काम कर रहे हो, खूब कमा रहे हो आप, लेकिन खूब कमाने भर से भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं आ जाती। आप कमा तो खूब रहे हो, या आप कमा तो खूब रही हैं, लेकिन वो पैसा खर्च कैसे होना है इसके लिए आप मौखिक रूप से या परोक्ष रूप से घर वालों के निर्देशों पर निर्भर करती हैं। Don't have the freedom to spend. You have the freedom ostensibly, but you are inwardly in bondage. ऐसा नहीं कि आप कहीं स्पेंड करोगे तो आपका हाथ पकड़ लेगा। भाई आप बेंगलोर में आप खूब कमा रही हैं, बैंक अकाउंट भी आपका है, नेट बैंकिंग भी आपकी है, डेबिट कार्ड भी आपका है, आप जो करना चाहें कर सकती हैं,
कोई बाहर से आके आपका हाथ नहीं पकड़ रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से इनवर्डली आपने अपने आप को ये छूट दे ही नहीं रखी है। आप भीतर से कैद हैं, आप भीतर से गुलाम हैं। आप समझ रहे हो? फॉर उदाहरण के लिए मैंने यहाँ तक देखा है, लड़कियाँ काम कर रही होती हैं और ज़बरदस्त तरीके से सेविंग्स करती हैं। पूछो क्यों कर रही हो, कोई बोलेगी नहीं, पर कुरेदो 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 पता चलता है वो अपने दहेज के लिए पैसा जुटा रही है। ये है पेट्रियार्की। ये पेट्रियार्की है। आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करिएगा, होनी चाहिए इस पर। सोशल साइंसेज में इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए कि जवान लड़के लड़कियां मान लो कहीं जाते हैं, नया नया उनका जॉब लगता है। पहले वो छोटे शहरों के थे, फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कुछ करा, कॉमर्स में कुछ, कहीं कुछ करा, फिर उनकी नौकरी लग गई, मान लो कहीं गुड़गांव में लग गई, बेंगलोर में लग गई, तो उनको पैसे आने लग गए, और पैसे इतने आने लग गए जिसकी कभी उन्होंने उम्मीद भी नहीं करी थी। ठीक है, आप एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हो सकते हो, और आपके पिताजी की जितनी वर्तमान सैलरी है, आप जाते हो और आप पाते हो कि आपकी पहली सैलरी एज अ यंग ग्रेजुएट, एज अ यंग ज्वाइनी अपने पिताजी की सैलरी के बराबर है या ज़्यादा भी है। पिताजी शायद अभी भी 30-35 हज़ार ही कमा रहे हैं, बहुत साधारण सा कुछ काम करते थे। आप पाते हो आपकी पहली तनख्वाह ही 40-50 हज़ार है, और कई मामलों में हो सकता है 80 हज़ार, 1 लाख, ये भी होता है। अब ये देखो कि इसमें जो लड़का है 22 साल का, वो कैसे पैसे खर्च करता है, और जो लड़की है वो कैसे खर्च करती है। बहुत चक्के रह जाओगे। लड़कों के पास जब अचानक से पैसा आने लग जाता है, मान लो कि किसी एमएनसी में नौकरी लग गई, तो अगर कुछ लोन वोन है, मान लो एजुकेशन लोन वगैरह, तो ठीक है, उसको उतार देंगे अपना। उसके बाद वो उस पैसे को अपनी मर्जी मुताबिक खर्च करते हैं। वो बाइक खरीद लेंगे, कई बार वो एक बड़ी बाइक खरीद लेंगे, 500 सीसी वाली, 700 सीसी वाली। वो बॉय टूर्स लगाएंगे। बॉय टूर्स किस तरीके के कि 5-7 दोस्त मिल गए, थाईलैंड चले गए। लद्दाख बाद में जाते हैं, पहले हम 22-24 साल लड़कों की बात कर रहे हैं ना। वो पटाया जाएगा, हिंदी वाला नहीं, अंग्रेजी वाला पटाया। तो वो पटाया जाएगा, वो बैंकॉक जाएगा। ठीक है, तो वो इन सब जगहों पे जाएगा। वो भी कहेगा मैं जरा बिजनेस क्लास के भी मज़े ले लूँ, थाईलैंड में जाकर ये सब कर रहा होगा। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा, पर अंतर दिखाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, लद्दाख भी जा सकता है, चलो क्लब की मेंबरशिप ले लेगा, घूमेगा फिरेगा, ये सब अपना करेगा। इन सब चीज़ों का ऐसा नहीं कि कोई विशेष महत्व है। लेकिन तुम लड़की की ओर देखो, उसी अब लड़की भी गई है, मान लो इंजीनियरिंग करके गई है, उसके हाथ में एक मुश्त 60,000-80 हज़ार आने लग गया। वो ये सब नहीं करेगी, वो पैसा जमा करेगी। उसको ये आंतरिक आज़ादी ही नहीं है कि वो पैसा फूंक भी सके, भले ही व्यर्थ कामों में, पर वो नहीं फूकेगी। और इसको ये मत कह दो कि लड़कियां ज़्यादा संस्कार वाली होती हैं, ज़्यादा विवेकी होती हैं, वो इसलिए पैसा नहीं उड़ाती ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना कि आप बेंगलोर भी पहुंच जा रहे हो, आप चांद पे पहुंच जा रहे हो, आप कहीं पहुंच जाओ, आंतरिक रूप से तो अभी आप बंधे हुए ही हो। आंतरिक रूप से तो बंधे ही हुए हो। बहुत कम होता है अभी भी कि 5-7 लड़कियां मिली और अपना उन्होंने कहा हम जा रहे हैं यूरोप के टूर पर, जाएंगे फूकेंगे पैसा, हमारे ऊपर क्या अभी जिम्मेदारी है। और मैं मान रहा हूँ अभी कि एजुकेशन लोन वगैरह का झंझट नहीं है, वो है तो फिर अलग बात है। ऐसा कम होता है, बहुत कम होता है। पर बहुत केसेस मैंने देखा है कि इस चीज़ को फोर्सफुली जताने के लिए दैट वी हैव ग्रोन अप और हम लिबरल हैं और हम समझते हैं, बहुत सारे लड़कियां करती नहीं है काम। हाँ, कर भी सकती है, पर वो देखो बाहर से जताने के लिए कुछ भी कर दो। हाँ। भीतर ही भीतर अगर ये आस है कहीं ना कहीं कि मुझे कोई मिल जाए जो मुझे अपने छाते के, अपने अम्ब्रेला के नीचे ले ले, जिसकी मजबूत बाहों का मुझे सहारा मिल जाए, तो ये पेट्रियार्की ही है। और ये पेट्रियार्की जितनी पुरुष के मन में है उतनी ही महिला के मन में है। पुरुष के मन में ऐसे होती है कि कोई मुझे मिल जाए जिसको मैं छत्र छाया दे सकूं, और महिला को ये है कि कोई मुझे मिल जाए मैं जिसकी छत्र छाया ले सकूं। और ये बहुत सूक्ष्म सटल तरीकों से अभिव्यक्त होती है रिलेशनशिप्स में भी। कि बिल कौन दे रहा है, चलो बिल तो फिर भी ग्रॉस बात हो जाती है, दिखता है कि पैसा किसने दिया, बहुत छोटी छोटी बातें। एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं लड़का लड़की,
गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा है? ड्राइविंग दोनों को आती है। ये भी हो सकता है कि लड़की थोड़ी ज़्यादा सीनियर भी हो गई हो, ये भी हो सकता है कि लड़की 10% ज़्यादा कमाती हो, ये भी हो सकता है कि लड़की एक्चुअली थोड़ी सी बेटर ड्राइवर भी हो, लेकिन गाड़ी कौन चला रहा है ये बताओ। लाइन में लगना है कहीं पे, लाइन में कौन लग रहा है? Who is the one offering protection all the time? Who is the one taking protection most of the time? तो पैट्रियार्की की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, और पैट्रियार्की इसलिए चल रही है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को भी एक फ़ायदा दिख रहा है। वो बहुत झूठा फ़ायदा है। वो जो फ़ायदा उनको दिख रहा है उसका अंत तनाव में और अंततः आत्महत्या में होता है, लेकिन उनको लग यही रहा है कि इसमें हमारा भी कुछ ना कुछ फ़ायदा है ज़रूर, तभी तो वो नौकरियां छोड़ के घर बैठ रही हैं। वरना ये बात समझ में ही नहीं आने वाली है कि जो औरतें काम कर भी रही थीं वो काम छोड़ छोड़ के घर में क्यों बैठती जा रही हैं। कुछ ना कुछ तो लाभ दिख ही रहा होगा। लाभ क्या? यही है, अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है तो घर में पैसा ज़्यादा आना शुरू हो गया है। जब घर में पैसा ज़्यादा आना शुरू हो गया है तो तर्क ये उठता है कि भाई घर में तो पैसा आ ही रहा है, मैं काम क्यों करूं। और भी कारण है, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये भी आप कह सकते हो सेफ वर्क प्लेसेस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस में राइट मैटरनिटी लीव पॉलिसीज़ नहीं है, और टैक्स कट्स मिलने चाहिए, है ना, वर्किंग फीमेल्स को। तो जो पॉलिसी एनवायरनमेंट है आप उसकी बात कर सकते हो निश्चित रूप से, पर मैं पूछ रहा हूँ पॉलिसी एनवायरनमेंट 1990 में बेहतर था क्या? 1990 में तो जो पॉलिसी एनवायरनमेंट था वो तो और बुरा था, तब भी महिलाएं काम करती थीं। 2020 में पॉलिसी एनवायरनमेंट तो बेहतर ही हुआ है ना, और तब भी काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल रीजंस की बात कम से कम करें तो बेहतर है। कारण अंदर है, और उस कारण का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त कीमत चुकानी पड़ रही है महिलाओं को। बहुत अफसोस हो रहा है। Because with time, as modern values will emerge further, and public spaces and professional spaces will become more liberal, safe, secure as technology will... सब मिलेगी। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है भाई, बताओ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तब भी महिलाएं काम ना करें तो कौन जिम्मेदार है? And it will be a shock to see कि ये कर्व इसी धारा में आगे बढ़ता रहा, और उसके साथ साथ जॉब्स भी आती रही, इकोनॉमी और सिक्योर होती रही, मेट्रोपॉलिटन। मतलब ये डेटा अगर एक बार को रूरल एरियाज में सुनने को तो फिर भी चलता है। मजेदार बात सुनो, रूरल एरियाज में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट अर्बन एरिया से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि वहाँ मजबूरन उन्हें काम करना ही पड़ता है ना। काम नहीं करेंगी तो रोटी नहीं चलेगी। मतलब ये है कि जब मजबूरी है तब तो महिलाएं काम कर लेती हैं फिर भी, लेकिन जैसे ही घर में पैसा आया तुरंत उन पर बाहर से भी दबाव पड़ता है, और उनका अपना मन भी यही करता है कि नौकरी छोड़ के घर पे बैठो। तो काम इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वो आपकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। काम इसलिए किया जा रहा है ताकि घर की गाड़ी के दोनों चक्के चलते रहें, और जैसे ही घर की गाड़ी एक चक्के पर चलने के काबिल हो जाती है, दूसरा चक्का कहता है अब मैं तो घर बैठूंगा। ये बात नहीं एक्सेप्ट की जा रही कि काम एक साइकोलॉजिकल नीड भी है। बिल्कुल, और काम आपकी फ्रीडम का इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट है, जिसे आप बोलते हैं साइने क्वा नॉन, कि इसके बिना कोई फ्रीडम नहीं हो सकती। जो आदमी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, आदमी औरत कोई भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, उसके लिए किसी तरीके की भौतिक चाहे आध्यात्मिक मुक्ति का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक सवाल है मेरे मन में हमेशा से था, स्कूल इससे मैं देखता था कि जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, मम्मी को पूरा ऑब्जर्व करता था सुबह से रात तक, मतलब वो इतना काम करते मशीन की तरह। पापा को भी देखता था, पापा भी अपना बाहर से करके आए, देख नहीं पता क्या किया, पर हाँ पता लग जाता था रात को चेहरा देख के कि भाई ये भी पूरा थक हार के आए। अब एक काम ऐसा है जो आपको सोशल रिकॉग्निशन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, साइकोलॉजिकली आपको कैथारसिस भी दे रहा है, यू फील एज इफ यू हैव सम पावर। दूसरा काम में ऐसा क्या क्वालिटेटिवली उसमें क्या मतलब फंडामेंटली उसमें कुछ चीज़ बेकार है,
कि वो थक भी रही हैं, हार भी रही हैं, फिर भी एक डिग्निटी की फीलिंग नहीं आ पा रही है उनको, फिर भी ये नहीं लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया, सेल्फ वर्थ तब भी कॉम्प्रोमाइज। देखो दो बातें हैं, क्योंकि कुकिंग तो शेफ भी करता है। नहीं समझो दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि घर में जो कुछ होता है उसको काम माना ही नहीं जाता, न तो सामाजिक तौर पे उसको वर्क माना जाता है, यहाँ तक कि इकोनॉमिस्ट भी उसको जीडीपी में शामिल नहीं करता। घर में क्या काम हो रहा है इसकी गणना जीडीपी तक में नहीं होती है, मनी इन्वॉल्व नहीं है, प्रोडक्शन एक्सप्लिसिटली नहीं इन्वॉल्व है। वैसे तो इन्वॉल्व है, पर देयर इज नो वे मनी इज चेंजिंग हैंड्स हियर। कैसे There is no gross transaction. पैसा मिलता है? कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है ना। जीडीपी तब बढ़ेगा जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व नहीं है, तो इम्प्लिसिटली हाउ इज द मदर गेटिंग, बिकॉज शी इज क्रिएटिंग वैल्यू। शी इज क्रिएटिंग वैल्यू विद हर इकोनॉमी में एसेट तो वो पैदा कर ही रही है ना, वैल्यू एडिशन तो कर ही रही है, लेकिन देयर इज नो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एज सच। और वो जो एसेट वो क्रिएट कर रही है व्हिच इज फूड, which is food, which is management, which is administration, which is a lot of other things. Yes. वही तो फैसिलिटेट कर रहा है ना पापा को, बिल्कुल कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि उसकी गणना नहीं हो रही, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारा काम जो घर में किया जा रहा है वो है भी नहीं ना हाई वैल्यू का, है ही नहीं, है भी तो नहीं ना यार। वो पहले सीनियर मैनेजर थी, ठीक है, किसी बैंक में, और अब वो घर का काम कर रही है। मैं बिल्कुल सम्मान दे रहा हूँ घर में जो काम हो रहा है। मैंने अभी कहा कि वो काम महत्वपूर्ण है, उस काम में भी वैल्यू एडिशन है और उस काम की गणना की जानी चाहिए, लेकिन मैं ये थोड़ी कह दूंगा कि जो घर का काम है और वो जो बैंक में सीनियर मैनेजर बन के काम करती थी वो दोनों काम समतुल्य हैं। वो तो कंपेरेबल नहीं है ना। तो इसमें तो, और उसकी आपको उसका प्रमाण चाहिए तो ये है कि वही काम आप जो घर में कर रहे होते हो उसका इमोशनल कंपोनेंट हटा दो। आप ये मत बोलो कि भाई इसमें इमोशंस भी तो शामिल हैं, पर अगर सीधे सीधे वो काम आप देखो तो अगर उसकी आप आउटसोर्सिंग करो तो आपको कितना देना पड़ेगा, तो आप खुद ही समझ जाओ कि आपके काम की क्या वैल्यू है। पर इंडिया में इमोशनल कंपोनेंट बहुत ज्यादा हाई है ना। वो इमोशनल कंपोनेंट जो हाई है फिर उसी इमोशन का ही तो विकृत रूप आत्महत्या कराता है ना। आप इमोशनल होकर के कहते हो कि नहीं मैं तो अपने बच्चे को अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाऊंगी, इसके लिए भले ही मेरे पास सीनियर मैनेजर की नौकरी हो, मैं नौकरी छोड़ के घर पे बैठूंगी, और फिर आत्महत्या होती है। जितनी देर में हम बात कर रहे हैं अब शायद दूसरी आत्महत्या का नंबर आ रहा है। उसी चीज के लिए वेस्ट ने डे केयर्स बना लिए कि आप बच्चे को यहाँ छोड़ जाओ, हो गया। बिल्कुल, पहली बात तो वो डे केयर सर्विसेज होनी चाहिए, चाइल्ड केयर सर्विसेज होनी चाहिए। दूसरी बात हमें ये भी पूछना पड़ेगा वास्तव में बच्चों को उन सर्विसेज की इतनी ज़रूरत है भी क्या। आप सोच रहे होते हो कि मैं बच्चे को ये वैल्यू दे रही हूँ इसके लिए मैं घर में बैठी हूँ। आपको ईमानदारी से पूछना पड़ेगा कि शायद वो स्टेज बीत चुकी है आपके बच्चे की उम्र की, जब उसे आपके 24 घंटे के पालन पोषण की, सुरक्षा की ज़रूरत थी। इतनी ज़्यादा तो अब वो मांग भी नहीं रहा है देखभाल कि आप कहें कि मैं काम नहीं कर सकती। उसकी उम्र देखो ना कितनी हो गई है। क्या वास्तव में वो अब 24 घंटे की देखभाल चाहता भी है? और बच्चे अब होते हैं कम, बच्चे हो रहे हैं कम। पढ़े लिखे परिवारों में एक बच्चा होता है, 2 बच्चा होता है। तो हम कितने दिनों तक ये कहेंगे कि हम बच्चों की खातिर जॉब छोड़ के घर में बैठे हैं? मैं लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैंने भी अपनी मदर को बहुत बार देखा है। तो ये जो पूरी साइकोलॉजी है ये कहीं जो हमारा मीडिया है ये इससे प्रमोट नहीं होती है, क्योंकि मैंने बहुत कम ऐसी मूवीज़ देखी हैं, बहुत कम ऐसे सीरियल्स देखे हैं जहाँ पे एक वर्किंग वुमेन है या लेडी है, वहाँ पे हमेशा केस यही दिखाया जाता है दैट शी इज़ एट होम एंड देन समथिंग इज हैपनिंग। हाँ बिल्कुल, हज़ारों तरीकों से देखो यही प्रमोट किया जा रहा है कि महिला का जो काम है वो रिश्ते बनाने, निभाने, चलाने का है, या प्रजनन संबंधी है, बच्चे पैदा करो, उनको बड़ा करो, आदर्श नागरिक बनाओ। महिला जगत में कोई सृजनात्मक काम कर सकती है ऐसा हमारी संस्कृति में, मीडिया में बहुत कम ही दिखाया जाता है। कभी कभार दिखा भी देते हैं, बहुत कम है, लेकिन
ज्यादातर तो यही है कि भाई आप बाकी सब जो करें वो अच्छी बात है, तुम ग्रेजुएशन कर लो, तुम पीएचडी कर लो, अच्छी बात है, लेकिन उन सबसे भी ज्यादा जरूरी है एक अच्छी गृहिणी बनना। तो तुम एक अच्छी रिसर्चर बनो, एक अच्छी साइंटिस्ट बनो, ये बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है, नंबर 1 की तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम एक अच्छी माँ, एक अच्छी गृहिणी बनो, एक अच्छी हाउसवाइफ बनो। तो हो सकता है वो बहुत अच्छी रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो सकता है, फाइटर पायलट हो, कुछ भी हो सकती है, वो स्पोर्ट्समैन हो सकती है, स्पोर्ट्स वुमन हो सकती है, पॉलिटिशियन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब भी कभी फिर एक चुनाव करने की बारी आती है कि भाई घर में रहना है या दुनिया में कुछ काम करके दिखाना है, तो चुनाव यही करती है कि मैं तो साहब घर को चुन रही हूँ और मुझे इस चुनाव से कोई आपत्ति नहीं है। अगर इस चुनाव से उसको सुख चैन आनंद मिल रहा होता, इस चुनाव से उसको सुख चैन आनंद नहीं मिल रहा, आत्महत्या मिल रही है। गृहिणी होने से मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? बहुत अच्छी बात है, सारी महिलाएं गृहिणी हो जाएं। अगर गृहिणी हो करके वास्तव में सुख चैन शांति आनंद मिलता हो। लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो कोई और ही कहानी बयान कर रहे हैं। आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि गृहिणियां सबसे ज्यादा कष्ट में है। इसमें एक अगर किसी तरीके से रिसर्च करके एक आंकड़ा और मिल जाए कि जो महिलाएं आत्महत्या करती हैं उसमें से कितनी प्रतिशत वो हैं जो कभी काम किया करती थी और फिर नौकरी छोड़ के घर पे बैठी और फिर आत्महत्या करी। ज्यादा होंगी क्योंकि उन्हें वो मेरा पेन फील हो रहा मेरा अनुमान यही है, हालांकि आंकड़े नहीं है अभी, पर ऐसा भी अगर कहीं से निकाला जा सके रिसर्च करके तो पता चलेगा। One last thing, at the risk of sounding regressive, I want to ask कि सोशल जो आइडियोलॉजिकल अपैरेटसेस है वो हमने डिस्कस कर लिए कि हाँ भाई ये कारण हो सकते थे जिनसे महिलाओं को फलाना काम नहीं दिया जा रहा। क्या बायोलॉजिकल में फॉर एग्जांपल आर्मी में या फिर कोर जो सेक्टर्स हैं ऑयल गैस इन सब में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंटली बहुत लो है? नहीं, बायोलॉजिकल होता तो दुनिया भर में होता ना। बायोलॉजी भारत में और जापान में अलग अलग थोड़ी है। बायोलॉजी तो सब जगह एक है भाई। दुनिया भर में किसी भी देश की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं से आता है। भारत में नहीं आ रहा है। हम ये भी अगर चाह रहे हैं कि देश तरक्की करे भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो वहां भी मात खा रहे हैं। भारत में महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी पाकिस्तान से कम है, बांग्लादेश से कम है। नेपाल में जानते हो कितना है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? अरे नेपाल अपना 70-80%, 70-80%। नेपाल तो नेपाल में और हमारे, जबकि हाँ नेपाल सांस्कृतिक रूप से भारत से मिलता जुलता है, फिर भी बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, श्रीलंका में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में भी ज्यादा है, पाकिस्तान तक में ज्यादा है। पर ये बहुत अजीब चीज है क्योंकि हम तो कल्चरली भी इन देशों को थोड़ा ज्यादा बैकवर्ड रिग्रेसिव मानते हैं। नहीं, वहां पर अभी इसलिए ज्यादा है क्योंकि मजबूरी है। करना पड़ेगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स है। इसका मतलब बेटर इंडिया डजंट प्रोग्रेस मच इकोनॉमिकली। नहीं, ऐसे नहीं है, ये वो बात नहीं है। बात इसकी नहीं है कि आर्थिक प्रगति ना हो, बात इसकी है कि मानसिक प्रगति भी हो। और बिना मानसिक प्रगति के अगर आर्थिक प्रगति हो गई तो नतीजा होता है आत्महत्या। मानसिक प्रगति के बिना आर्थिक प्रगति हो गई तो नतीजे में आत्महत्या मिलती है। पर मानसिक प्रगति होगी कैसे जब आसपास का पूरा जो मीडिया है या जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी इतनी ज्यादा रूटेड है? तो देखो ना क्या होता है, एक छवि दिखाई जाती है। दो तरह का मीडिया है। एक मीडिया है जिसको तुम बोलते हो ऑर्थोडॉक्स, हाँ, उसको राइट बोल देते हो। उसमें होता है कि वो गृह लक्ष्मी है, घर की देवी है, हाँ, माता है, सबको खिला रही है, पिला रही है। वहां उसको दिखा रहे हैं कि वो पावरफुल है। उसका पावर कहाँ से आ रहा है? परंपरा से आ रहा है, ठीक है ना। कमा तो कुछ नहीं रही, लेकिन फिर भी वो सुनी जा रही है उसकी, और ये सब है। तो एक
रिप्रेजेंटेशन, एक चित्रण ये है महिला का जो राइट विंग करता है। फिर एक जो तुम्हारा मॉडर्न लिबरल मीडिया है वो महिला कैसे चित्रण करता है, वो अपने ही तरीके के पता नहीं कौन से भारतीय फेमिनिज्म में फंसा हुआ है, जिसके हिसाब से प्रगति का मतलब ये होता है कि वो अब कम कपड़ों में घूम सकती है और उसको पूरी आज़ादी है अपने अनुसार कहीं भी जा कर के सेक्स करने की, और वो चीज़ करे जो मेल जेंडर। हाँ, वो सिगरेट पी रही है, वो गाली दे रही है, तो उनके अनुसार ये है औरत का मुक्त रूप। इन दोनों में ही मुझे ये बताओ, वो महिला कहाँ है जो समाज में कोई क्रिएटिव सृजनात्मक काम कर रही है? ये दोनों ही वैसी किसी महिला का आदर्श सामने ही नहीं रखते। एक तरफ एक महिला होगी जो गा रही है मैं तुलसी तेरे आंगन की, दूसरी तरफ महिला है जो कौन सा गाना गा रही है? 4 बोतल वोडका। हाँ, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, और मैं तो तेरी बेबी डॉल हूँ, और मैं तो सोने की हूँ, बाकी सब दुनिया कांसे की है, पीतल की है। हाँ, तो दोनों ही स्थितियों में महिला को काम करते तो नहीं दिखाया जा रहा है। एक तरफ वो गृहलक्ष्मी बन के बैठी है, काम नहीं कर रही, और दूसरी तरफ वो 4 बोतल वोडका डाल के बैठी है, हाँ, और काम नहीं कर रही। काम आदमी कर लेगा, काम आदमी करेगा। वो सूट बूट बैठ के वो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, सरकार में काम कर रहा है, दुनिया आदमी चला रहा है। ये सारी दिक्कत हो रही है ना। जो छोटी सी बच्ची है उसके मन में ये बात बड़े बुरे तरीके से डाल दी जा रही है कि तेरी जगह तो पुरुष के आश्रय में ही है। उसको ये बिल्कुल जहर की तरह उसके मन में ये बात भर दी जा रही है। तो वो चाहे अब राइट को जाए कि लेफ्ट को जाए, अब वो चाहे कम पढ़ी लिखी हो चाहे खूब पढ़ लिख जाए, वो इस भावना से मुक्त ही नहीं हो पाती बेचारी कि मैं जीव हूं, व्यक्ति हूं, इंसान हूं। स्त्री में बाद में हूं, सबसे पहले तो मैं एक इंसान हूं ना, सबसे पहले तो मैं एक इंसान हूं। और हर इंसान को न सिर्फ आज़ादी है बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो एक मुक्त जीवन जिए। और मुक्ति का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता, मुक्ति का मतलब होता है आत्मा से जीना, सही जगह से जीना। शुरुआत अगर इस बिंदु से कदम उठाना है अगला, तो वो इंडिविजुअल को अवेयर करने से होगा या सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने से होगा? क्योंकि सोसाइटी खुद में, सोसाइटी कुछ नहीं होती है, सारा काम इंडिविजुअल से ही होता है। फिर वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके डायनामिक्स चलने लग जाते हैं, जिसको आप फिर सोशल फोर्सेस का, इन चीज़ों का नाम देते हो। चेतना समाज में थोड़ी होती है, चेतना तो व्यक्ति की ही होती है ना। उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि उसने अपनी तनख्वाह से गाड़ी खरीद ली और चलानी भी आती है, पर ऑफिस जाते वक्त पति जी ही चलाते हैं। मान लीजिए वो चलाना शुरू कर दे, इंडिविजुअल अवेयरनेस आ गई दैट इफ आई ओन द कार आई विल नॉट ड्राइव इट, मुझे चलानी चाहिए। पब्लिक स्पेस, रोड इज अ वेरी मैस्कुलिन स्पेस, वो जा रही है और चला रही है, कोई हूट कर रहा है तो इतनी तो उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी, इतनी तो कीमत अदा करनी पड़ेगी, बिल्कुल अदा करनी पड़ेगी इतनी कीमत। अगर वो ये बोलेगी कि मैं गाड़ी चलाऊंगी और इसके कारण लोग मुझे घूरेंगे तो मैं गाड़ी ही नहीं चलाऊंगी, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा पति गाड़ी चलाए, तो फिर तो ये बहुत सस्ता रास्ता चुन लिया। अरे गाड़ी है ना तुम्हारे पास, पैदल थोड़ी ही चल रही हो ना, स्कूटी पे चल रही हो। पैदल चल रही होती तो स्थिति काफ़ी ख़राब होती, आते जाते तुम्हें छेड़ के छू भी सकते थे। स्कूटी पे चलने में भी समस्या समझ में आती है, कुछ कम हो जाती पैदल चलने की अपेक्षा, पर फिर भी रहती है। गाड़ी में हो यार, लोहे का दरवाज़ा है और शीशा है, बंद है, अंदर तुमने एसी चला रखा है, तुम्हें अभी भी आपत्ति है कि शीशे के बाहर से कोई अश्लील इशारे कर रहा है और ये सब कर रहा है, तो फिर तो तुम जी चुकी। करने दो उसे जो इशारे कर रहा है। मानसिक रूप से इतना तो दृढ़ होना पड़ेगा ना। छोटी छोटी बातों की परवाह करोगे तो भूलो नहीं कि अब 20 मिनट और बीत चुके हैं। पर समाज में अक्सर जो आवाज़ें उठती हैं वो यही उठती हैं कि
आप उस समाज की बात कीजिए ना, जो उस गाड़ी के बाहर खड़ा है और वो ऐसा है और वो शोषण करना चाहता है और ये और वो। तकलीफ किसको हो रही है? आत्महत्या कौन कर रहा है? गाड़ी में छेड़ने जरूर। वाला या आप? जो अंदर छेड़ने वाला तो मौज मार ले गया, भले ही कितनी विकृत मौज थी, भले ही परवर्टेड था सब कुछ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ जो अभी तकलीफ में है। मैं अगली आत्महत्या रोकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक आंतरिक मजबूती रहे ना महिला में, और वो आंतरिक मजबूती जब तक नहीं होगी तब तक बाहर से सहारा देना बहुत काम नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो गाड़ी के अंदर महिला बैठी है वो एक मन, परेशान मन होने के साथ साथ एक नेशन स्टेट की सिटीजन भी है। तो पॉलिसी मेकर्स की भी पॉलिसी जिम्मेदारी मेकर्स है की ना कि बहुत बड़ी उसको जिम्मेदारी सिक्योर है, किया बिल्कुल जिम्मेदारी है। पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। पर हम इंतजार नहीं कर सकते ना पॉलिसीज के बदलने का, या कर सकते हैं? स्त्रियों के लिए पॉलिसीज फेवरेबल हो, बहुत अच्छी बात है, कुछ हद तक तो पॉलिसीज हैं भी फेवरेबल, लेकिन वो पॉलिसीज बहुत काम नहीं आएंगी जब तक आप भीतर से ये जज्बा नहीं पैदा करोगे कि मुझे एक सही और स्वतंत्र जीवन जीना है। ये बहुत थिन लाइन है, रिस्की भी हो सकता है। मतलब बाहर भेड़िए घूम रहे हैं, आपका बाहर जाके हवा में सांस लेने का मन है, ये तो एक तरीका हो सकता है कि आप इंतजार करो कि बाहर लोग आए, उन भेड़ियों को बांधने, फिर आप जाओ। एक हो सकता है कि आप चल दो। तो ये जो दूसरा है बड़ा रोमांटिकली अपीलिंग है कि हाँ इंडिविजुअल आप बाहर भेड़िए घूम रहे हैं तो आप उन्हीं में से एक भेड़िए को चुन के अपना पति बना लेती हो कि ये दूसरे भेड़ियों से मेरी रक्षा करेगा। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? I'll have one amongst them with me so that बिल्कुल। पहले वही एक भेड़िया आपका बड़ा भाई या छोटा भाई हुआ करता था जो अन्य भेड़ियों से रक्षा करता था, अब उन्हीं भेड़ियों में से एक को पति बना लिया। भेड़िए घूम रहे हैं, वो हैं तो वो भेड़िए की खाल में भेड़ ही ना, और अगर खाल ही पहनने की बात है तो उन्होंने भेड़िए की डाल रखी है, तुम शेरनी की डाल लो, कौन रोक रहा है तुमको? अधिक से अधिक बुरे से बुरा क्या होगा? जान ही तो चली जाएगी ना। वो तो आत्महत्या करके भी जा रही है। अगर जान ही देनी है तो आत्महत्या करके क्यों देनी है? लड़ते हुए जान देंगे। क्या दम होता है इन भेड़ियों में? मैंने बहुत बार ये बात भी सुनी है कि जो फीमेल जेंडर है या उनकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं और उनको बिना बात के इस तरह से आप उनकी भी वैल्यू करनी चाहिए, उन्हें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, उन्हें कल्टीवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो पूरा एक व्यू आता है, मतलब दो अलग अलग जेंडर्स को सेपरेट करने का, मतलब आपने जो ये पूरी बात करी है वो एक इंडिविजुअल की बात थी, मन की बात थी, पर मैंने देखा बहुत बार अप्रिशिएट करा जाता है इस बात को कि दोनों की अपनी अपनी कुछ पिक्युलरिटीज़ हैं, तो उनको आप वैसा ही रहने दो। वो पिक्युलरिटीज़ वर्क प्लेस में क्यों नहीं फ़ायदेमंद हो सकती भाई? यही क्यों कहा जाता है कि महिला के जो गुण हैं वो घर के लिए ज़्यादा उचित हैं और पुरुष के लिए वर्क प्लेस पे ज़्यादा उचित है? वर्क प्लेस पे भी तो दोनों तरीके के गुण चाहिए ना। मैं यही तर्क उठा करके कि भाई महिला बायोलॉजिकली अलग होती है, बिल्कुल मानता हूँ बायोलॉजिकली अलग होती है, ये भी मानता हूँ उसके मन का पूरा जो आकार है, उसकी जो मूल वृत्ति है वो भी थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन वो जो उसकी फिर विशिष्टता है, उस विशिष्टता की उपयोगिता वर्क प्लेस पर भी तो है ना। ये क्यों नहीं कहते लोग कि चूंकि महिला अलग होती है इसीलिए वो इकोनॉमी में बिल्कुल एक नए आयाम का सृजन कर सकती है? ये क्यों नहीं कहा जाता? यही क्यों कहा जाता है कि वो अलग होती है तो घर में अच्छा काम करेगी? मुझे घर से कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, लेकिन
घर के नाम पर किसी की पूरी जिंदगी को 4 दीवारी में कैद कर देना, ये कहीं से ठीक नहीं है। देखो, और घर माने क्या क्या करोगे घर में? घर भाई बिस्तर चाहिए, मेज चाहिए, खा लोगे, पी लोगे, सो जाओगे। ये क्या होता है कि घर बना रहे हैं? घर में क्या बनाओगे? जबरदस्ती साफ करते रहोगे मेज, जो कि बहुत लोग करते हैं कि घर चमका रहे हैं, घर चला रहे हैं। मैं इस मुहावरे का अर्थ समझना चाहता हूँ। घर चलाना माने क्या होता है? फ्रिज साफ करना? बहुत सारे ऐसे काम भी तो हो रहे हैं ना घर चलाने के नाम पे, जो निहायत अनावश्यक हैं। 4 बार झाड़ू पोछा किया जा रहा है, चीजें साफ की जा रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बिस्तर की चादरें बदली जा रही है। हम लोग यहाँ जिस तरीके से रहते हैं वो कोई आदर्श तरीका नहीं है, लेकिन चल जाता है ना काम। 15-15 दिन भी चादरें नहीं बदली तो किसको इन्फेक्शन हुआ जा रहा है? क्या हो गया? नहीं 10 बार हम रगड़ रगड़ के चीज़ें साफ कर रहे होते, नहीं रोज़ कपड़े धो रहे होते, तो काम नहीं चल रहा है क्या? ये घर को इतना क्या महिमा मंडित कर रखा है, घर चलाना है। और यहाँ कौन सी स्त्री जो हमारा आके काम करती है? हम खुद ही नहीं कर लेते, खाना बना करके साफ नहीं कर लेते। तो मुझे भी लेकिन ये भी दिख रहा है कि अभी इस पूरी चर्चा में हम 3 लोग बैठे हैं। अगर कभी ये चर्चा बाहर कहीं हो रही होती तो शायद, जैसे कल आपने भगत सिंह वाली वीडियो में बात करी थी ना, कि जो सबसे ज्यादा आपको विरोध मिलता ये सब बात कहने पर, महिलाओं से ही मिलता है। महिलाएं ही आएंगी, कहेंगी नहीं आप समझते नहीं हो, घर चलाना कितना मुश्किल काम है, ये वो। मैं कोई महिलाओं की बुराई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके दुख से दुखी हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप जिस जगह को अपना महल समझ रही हो, आप पूछो तो अपने आप से कि वहाँ पर वास्तव में आपका क्या स्थान है, क्या उपयोगिता है, और वहाँ आपको क्या मिल रहा है। और मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, माफ़ करें, कि लोग कहीं तो घर तोड़ना चाहते हैं, रिश्ते तोड़ना चाहते हैं। मैं आत्महत्याएं बचाना चाहता हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर हर 20 मिनट में एक आत्महत्या हो रही है, जो कि एक से ज़्यादा है, एक तो प्रकाश में आती है और भी हो रही हैं, अगर हर 20 मिनट में एक हो रही है, तो उस एक के पीछे क्या 100 नहीं बैठी हैं जो अतिशय तनाव में है? आत्महत्या तो आखिरी कदम होता है जो हर कोई उठा भी नहीं पाता। उसके पीछे 100 और बैठी हैं जो उसी 20 मिनट के दौरान आत्महत्या का विचार कर रही होंगी। मैं उनके कष्ट की खातिर बोल रहा हूँ कि ईमानदारी से पूछो अपने आप से कि जिसको आप घर बोलते हो और घर चलाना बोलते हो, उसमें से कितनी चीज़ें वाकई ज़रूरी हैं और कितनी चीज़ें आपने बेमतलब पकड़ रखी हैं। और उनकी तो गणना हो गई जो उस तनाव से मुक्त हो गई आत्महत्या के द्वारा, और वो जो उस तनाव में अभी उबल रही है, तनाव में उबल रही है। देखो, तनाव का कोई चयन नहीं करता। हाँ। जब आपने नौकरी छोड़ी थी ना अपनी, ये कह के कि अब तो पति खूब कमाने लग गए, दुकान चलने लग गई है, या उनका प्रमोशन हो गया है, तो अब मैं जॉब क्यों करूं, मैं घर पे आके बैठूंगी। जब आपने नौकरी छोड़ी थी तो ये सोच के थोड़ी छोड़ी थी कि मैं तनाव चुन रही हूँ। कहीं ना कहीं आपने सुख सुविधा का चयन किया था। आपको लगा था कि ऑफिस आना पड़ता है, रोज़ सुबह 9:30 आना पड़ता है, ये बॉस डांटता भी बहुत है और घिचपिच भी बहुत होती है, छोड़ो इसको। भाई कई चीज़ें थी आपके दिमाग में, उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि अब दफ्तर आने से भी बचेंगे। ठीक है ना, कि भाई इतनी जो तनख्वाह मिलती थी उससे ज़्यादा तो अब पति को इंक्रीमेंट मिल गया है, तो अपना आराम से घर पे बैठेंगे। मैं कह रहा हूँ आराम का चुनाव मत करो। 2 बातें हैं जो आपके दिमाग में रहती हैं। पहला, मेरी जिम्मेदारी है घर पे होना। मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से पूछो कितनी जिम्मेदारी है। और दूसरी आपके दिमाग में बात रहती है कि घर पे रहूँगी तो अपेक्षितया ज़्यादा आराम मिलेगा। यहाँ बाहर निकलो बड़ी गड़बड़ रहती है, खाना भी ठीक नहीं है बाहर का, और बाहर का माहौल भी ठीक नहीं है। आते जाते पुरुष वर्ग फप्तियाँ कस देता है, कोई छेड़ भी देता है। घर में ज़रा सुरक्षा भी रहेगी। न आराम का चयन करो, न सुरक्षा का चयन करो, न झूठी जिम्मेदारी का चयन करो। ये 3 चीज़ें हैं जो मार रही हैं तुमको। तुम्हारी आत्महत्या के पीछे ये 3 हैं। झूठी जिम्मेदारी की भावना कि मेरी तो जिम्मेदारी है। पूछो अपने आप से कितनी है जिम्मेदारी। दूसरी कि सुविधा मिल जाएगी, और तीसरी कि सुरक्षा मिल जाएगी। ये 3 चीज़ें मिल करके भारतीय महिलाओं को बिल्कुल दुर्गति में ढकेल चुकी हैं। और ये तीनों ही बिट्स एंड पीसेस में कभी कभी मिलती भी रहती है, तो और तीनों मिलती भी रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप जब नया नया जॉब छोड़ के घर में बैठते हो तो बड़ी रिलीफ तो मिलती ही है कि अब सुबह सुबह उठ के दफ्तर नहीं भागना है। रिलीफ तो ही, काम का तनाव नहीं रहेगा। वो जो बॉस धकियाया करता था और जो हर महीने टारगेट पूरे करने होते थे, वो सब अब नहीं रहेगा।
तो वो रिलीफ तो मिलती ही है। इसमें मैंने ये भी देखा है कि उस महिला का अपना तो आंतरिक जो भी बायस रहा होगा उस चुनाव में, मेल फोक्स का, जो घर के पतिदेव हैं या बच्चे हैं, उनका भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि मम्मी जी आज़ाद ना हो जाएं। कि एक बार मेरे ही घर में हुआ था कि मम्मी 10 दिन के लिए चली गई, तो हमारी बैंड बज गई थी। अब कौन, बर्तन सारे इतने हो गए, घर पूरा गंदा हो गया। अब पापा आते थे, उनको खाना नहीं होता था, फिर खाना। अब मजेदार बात यह है कि ऐसा नहीं कि वो जो काम था वो घर का पुरुष वर्ग कर नहीं सकता था, पर वो कर तो सकते हैं, डिक्शनरी में। पर पैट्रियार्की ने यही सिखाया है ना कि ये काम हमें तो करना ही नहीं है। भाई अभी जब कोविड के कारण यहाँ पर सफाई और किचन की जिम्मेदारी हम लोगों ने खुद संभाली, तो पहले 10 दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? वो 2.5 किलो का पराठा याद है? पराठे बनाने गए तो 2.5 किलो के पराठे निकल रहे हैं, जेब मोटे मोटे, और एक दूसरे से तनाव और छंक 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 किए, वो तू बना दे, अब तू साफ कर दे, ये कर दे, वो कर दे। लेकिन 10 दिनों के बाद क्या हुआ? अब तुम कहते हो कि हमें किसी अटेंडेंट की ज़रूरत ही क्या है। अब तो लोग आ भी रहे हैं, कह रहे हैं रख लो, खाना बनाने सफाई के लिए रख लो, तो ज़रूरत क्या, हम तो खुद ही कर लेते हैं, काम तो सारा चल रहा है। तब तो ये लगता था गमलों में पानी भी कोई और डाल दे काश। अब पता चलता है गमलों में पानी डालना आधे घंटे का काम है, धड़धड़ा के डाल दो, बेंडिंग भी हो जाती है, थोड़ी सी तोंद अंदर जाती है। तो ऐसा नहीं जो काम आप कर नहीं सकते, लेकिन वही मानसिक एक इनर्शिया, एक ढर्रा कि नहीं मैं क्यों करूं। स्त्री को बंधक बना करके पुरुष स्वयं भी बंधक बन जाता है। As she is missing out on a lot of life experience, he too is missing out. बिल्कुल, खाना बनाना अपने आप में एक अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस है। पुरुष भी इससे वंचित रह जा रहा है ना। क्यों नहीं बनाते तुम खाना? देखो तो खाना बनाने में भी एक बड़ा मजा है, एक रस है, बशर्ते वो खाना तुम्हें जबरदस्ती न बनाना पड़े। ये ना हो कि आप तो घर की स्त्री हैं तो आप ही हो जो दिन में 3 बार किचन में घुस के बनाओगी। अब खाना बनाने में कोई रस नहीं है। जब ये होता है कि भाई अच्छा ठीक है, अब 3 दिन 4 दिन में एक बार बनाना, फिर आप जाते हो वहाँ, कभी इसमें ये मिलाते हो, उसमें वो मिलाते हो, फिर ये करते हो, फिर वो करते हो, फिर कुछ निकल के आता है, तो फिर उसमें भी कुछ इनोवेशन, कुछ रचनात्मकता होती है। तो बात ये निकल के आ रही है कि दोनों ही जो सेक्सेस हैं, मेल एंड फीमेल, तो उनको उनकी जो जेंडर कंस्ट्रक्शन होती है, उनको जो अपने अपने रोल्स दे दिए जाते हैं, यही कुछ एस्पेक्ट्स में पेट्रियार्की की शुरुआत है। पेट्रियार्की की शुरुआत है। और दूसरे जो पूरा कॉन्सेप्ट है घर का, हमें इस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। घर माने क्या? हम इस तरीके से जीते हैं जैसे कि हम काम कर रहे हो घर बनाने के लिए, घर चलाने के लिए। तो वो जो होम होता है ना, होम, वो हमारी यूनिवर्स का सेंटर बन जाता है। वर्क नहीं है, जो वर्क होता है हमारा, वो तो बस एक इंस्ट्रूमेंट, एक मीडियम होता है। किस लिए? ताकि घर चले नहीं, घर महल बन जाए। मैं जहां से देख रहा हूं, मेरी दृष्टि में घर होना चाहिए छोटे से छोटा। घर तो सिर्फ आपके लिए आराम करने की जगह है। आपको घर को महल क्यों बनाना है? आपका जीवन कर्म केंद्रित होना चाहिए ना। मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूं, ये थोड़ी है कि मैं काम इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपने घर को और सुख सुविधा संपन्नता से भरता चलूं। फिर आप घूस लोगे, फिर आप काम कम करोगे और भ्रष्टाचार ज्यादा करोगे, क्योंकि आपका उद्देश्य ये तो था ही नहीं कि काम में उत्कृष्टता आए। आपका उद्देश्य ये था कि काम का उपयोग करके घर भरा जाए। तो आप काम पे क्यों ध्यान दोगे? अब तो आप काम में सब तरह का भ्रष्टाचार गोलमाल करोगे ना। घर का हमारा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है। हर आदमी सोचता है कि मैं काम कर रहा हूँ, चलो जल्दी से बड़ा घर खड़ा करो, घर को नई नई चीज़ों से भर दो, घर में ये सामान हो जाए, वो सामान हो जाए। ध्यान काम पर लगाओ। जिंदगी काम के लिए हो तो लोग कहेंगे काम के लिए हो तो काम हम कर किस लिए रहे? घर ही नहीं भरना। काम के लिए करो। काम वो चुनो जिसमें काम ही ऐसा हो कि काम ही करते जा रहे हैं। ये थोड़ी है कि घर को बिल्कुल ताजमहल बना दिया है और उसमें 1000 तरह की सुविधाएं हैं और वो 500 इंच का टीवी लगा दिया है और क्या क्या होता है, 2 मंजिला रेफ्रिजरेटर लगा दिया है, 10 बाथरूम है, सब में जकूजी लगवा रहे हैं, और सारी जो पूरी
चेतना है वही ये है कि थोड़ा सा और हो जाए, फिर 2 BHK से 4 BHK खरीदूंगा, फिर 4 BHK के बाद हवा महल खरीदूंगा। ये जो पूरी भावना है ना, ये काम के प्रति बहुत असम्मान की भावना है। आप ये नहीं देख रहे हो कि मैं और बेहतर काम करूं। मेरा जो आत्मसम्मान है वो मेरे काम से आता हो, काम से जुड़ा हुआ हो। आप कह रहे हो कि काम तो बस एक माध्यम है, मीडियम है। मुझे क्या खड़ा करना है? अपना ताजमहल। ताजमहल। ताजमहल नहीं हो, छोटा सा घर हो। घर छोटा रखो तो घर के टंटे भी छोटे रहेंगे। नहीं तो फिर यही होगा कि अरे इतना बड़ा तो ताजमहल है, उसमें झाड़ू कौन मारेगा। लड़ाइयाँ इसी बात पे हो रही हैं, झाड़ू तुम मारोगे, नहीं झाड़ू तुम मारोगी, झाड़ू तुम मार, पूछा कौन लगाएगा। पर आपने जब ये बात कही घर के और काम के डायनामिक्स की, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, ये बड़ी उल्टी है आज की दुनिया के लिए। क्योंकि हर एक का मन यही चलता है कि मैं बाहर से निकाल कर भीतर अंदर भर लूं। बिल्कुल। और देखो, जब तक घर का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट रहेगा ना, तब तक उससे जुड़ी हुई ये भावना भी रहेगी कि उस घर को चलाने के लिए, उस हाउस को चलाने के लिए एक हाउसवाइफ भी होनी चाहिए, होम मेकर होनी चाहिए। और जितना जबरदस्त तुम्हारा घर होगा, उतनी ही फिर जबरदस्त जरूरत हो जाएगी, और फिर उतना उसमें फिर कैद भी अनुभव करेगी। बेसिकली घर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है इस चीज को, इस पूरे सिस्टम को कंटिन्यू करने ये औरतों को समझ में कहाँ आती है बात, कि वो जो पूरा कॉन्सेप्ट ही है, जो पूरा इंस्टीट्यूशन है होम का, वो उनके लिए एक एम्पावरिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो उनके लिए एक एनकेजिंग इंस्टीट्यूशन है। वहां तो ये समझा जाता है कि मैं तो घर की रानी हूं। तुम घर की रानी नहीं हो, तुम घर में कैद। अब ये हम जितनी बातें बोल रहे हैं, मुझे मालूम है ये अभी पब्लिश होंगी, एक एक बात का उल्टा अर्थ लिया जाए। मेरी इन बातों से अगर कुछ महिलाओं की भी जान बच जाती है तो मेरा प्रयत्न सार्थक हुआ। मैं तो सबसे पहले ही पब्लिश होती है अपनी मम्मी को दिखाऊं, घर पे बड़ी स्क्रीन पे चला के। और बड़ी बुरी स्थिति होती है। मैंने एक चीज ये भी देखी है, जैसे it has been almost 30 or something years for my mother that she is a housewife। अब मैं अगर अपनी तरफ से एफर्ट भी देता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि शायद she might go outside, वो कहीं घूमें फिरें, कुछ काम करें, तो अब उनके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया बाहर जाने के लिए। भी एक लड़की है, 2-3 साल पहले की इंजीनियरिंग पास आउट है, उसकी नौकरी लगी हुई है, उसने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, तो बड़ी खुशी खुशी बता रही थी कि मैं तो फ्लैट बुक कर रही हूँ और अब EMI दिया करूँगी। तो मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले तुम गाड़ी चलाना सीखो और गाड़ी खरीदो। डायनामिज्म और मोबिलिटी तुम्हारी जिंदगी में गाड़ी से आएगा। ध्यान से नहीं समझोगे इस बात को तो चूक जाओगे क्या बोलना चाहता हूं। समझ रहे हो बात को? पहले गाड़ी, मोबिलिटी, फ्रीडम। घर एक जगह बांधता है, गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ये अंतर है। खूंटा मत तैयार करो अपने लिए कि घर आ गया, खूंटा हो गया, मैं गाय की तरह बंधूंगी। खूंटा बाद में। मैं घर का विरोधी नहीं हूं, घर भी खरीद लेना,
अगर वैसे ही महंगा पड़ रहा है, गाड़ी सस्ती पड़ेगी, पहले गाड़ी लो, पहले गाड़ी लो। गाड़ी क्यों नहीं ले रही थी वो भी पता है, बॉयफ्रेंड है उसको, वो रात में 3 बजे भी बोलती है आ जा, तो वो गाड़ी लेके आ जाता है। जहाँ वो काम करती है वहाँ ओला उबर बहुत चलता नहीं है, और अभी ये जो पूरा कोरोना काल रहा इसमें तो ओला उबर वैसे भी उपलब्ध नहीं था। तो लॉकडाउन वगैरह हटने के बाद उसे जब भी कहीं कहीं निकलना वगैरह होता तो बॉयफ्रेंड आ जाता था गाड़ी लेके। ये नहीं, गाड़ी चलाना सीखो और गाड़ी लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए दूसरे पर आश्रित मत रहो। गाड़ी, मुझे तो ये लगता है कि कितनी महिलाएं जो हाउसवाइफ में इतना भी होगा कि वो अपने खुद ही मेट्रो से टोकन कटा के भी जा सकें, तो डर ही जाएंगी। ऐसी भी महिलाएं हैं जो घर से बाहर सब्जी खरीदने भी नहीं जाती, और उसके बाद भी वो यही सोचती हैं कि हम तो घर की रानी हैं। जरूरत क्या है, या ज़रूरत क्या है, हम क्यों कौन करें, बताएगी? हम क्यों करें। कौन बताएगी कितनी डेस्परेट नीड है that you go out उनको and- नहीं समझ में आता कि उनकी चेतना घर में रहते रहते कितनी संकुचित हो गई है, और जीवन अगर इसलिए है कि चेतना को विस्तार मिले, तो उन्होंने घर से बाहर न निकल करके जीवन का जो परम उद्देश्य है चेतना को विस्तार देना, उस परम उद्देश्य से ही हाथ धो लिया है। क्योंकि शायद वो परम उद्देश्य तो कभी बताया ही नहीं जाता ना घरों में। वो परम उद्देश्य बताया ही नहीं जाता। वास्तव में हम जिस पितृसत्ता की बात कर रहे हैं, पेट्रियार्की की, वो और क्या है, वो यही तो है कि तुम देह के आधार पर स्त्री हो, मैं देह के आधार पर पुरुष हूं। जिस परम उद्देश्य की तुम बात कर रहे हो वो आध्यात्मिक है। पेट्रियार्की पूरे तरीके से मटीरियल है, भौतिक है। जहां अध्यात्म नहीं होगा वहां पेट्रियार्की का ही कोई ना कोई वर्जन जरूर होगा। खौफनाक बात यह है कि पेट्रियार्की का ही एक वर्जन अपने आप को फेमिनिज्म भी बोल सकता है। अब फेमिनिस्ट अचानक उछल जाएंगे, लेकिन ये बहुत संभव है कि आप फेमिनिज्म के जिस वर्जन, जिस संस्करण में यकीन करते हो, वो और कुछ ना हो, वो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पेट्रियार्की ही हो। ये बिल्कुल हो सकता है, और वो तब तक रहेगा जब तक समाज में आध्यात्मिक मूल्य नहीं आते, क्योंकि अध्यात्म ही आपको बताता है कि आपकी पहली पहचान देह है ही नहीं। जब आपकी पहली पहचान देह है ही नहीं, तो अब लिंग आधारित शोषण कैसे हो पाएगा। लिंग शारीरिक होता है ना। आप जब शरीर से थोड़ी दूरी बनाने लग जाते हो तो कैसे आप लिंग आधारित निर्णय कर पाओगे या लिंग आधारित जीवन जी पाओगे। मैंने ये भी देखा है कि जैसे महिलाओं को, माताओं को बहुत सारे उनके देह के, जेंडर के आधार पर बहुत सारी संस्कार दिए जाते हैं। पुरुषों को भी दिए जाते हैं कि पापा हो तो है ना, बहुत हंसी मजाक नहीं करोगे घर में, इमोशनल नहीं हो सकते, बच्चे से ज़्यादा खेलना नहीं है, बात नहीं करनी है। Can't imagine my father going to the kitchen and saying today I will cook. What? या तुम छोड़ दो, अभी मैं पूछा लगा देता हूँ। This will be like a anti plot in a parallel universe. हाँ, somewhere या और क्या क्या, या मेरी मम्मी किसी ने बोल रही है चलो आती हूँ आती हूँ चलेगी, कुछ पता ही नहीं है 2 दिन से कहाँ है। जो आपने डायनामिज्म और मोबिलिटी वाली बात बोली वो मुझे स्ट्राइक करी, दैट विल स्टे विद मी फॉर लॉन्ग। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जिनको आप एक बेसिक टेस्ट ऑफ फ्रीडम देना चाहते हो, उन्हें आप यही करवाओ, डायनामिज्म एंड मोबिलिटी, क्योंकि स्पेस बहुत ब्लॉक करता है। स्पेस इज योर माइंड। ये होगा कि जो लोग मानसिक रूप से बंधे हुए जरूर किसी न किसी स्पेस में अपने आप को लिमिट कर लिए होंगे। जैसे होता है कि डिप्रेशन वगैरह होता है, कमरे में बंद कर लेते, बोलते हैं बाहर जाए यार तू खेल। दिस इज
मैंने एक दो बार कोशिश करी थी विद माय मॉम की टेक दिस मच मनी एंड कीप योर फोन हियर एंड गो, ये पीछे मेट्रो स्टेशन है। शिट स्कैर्ड। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आई सी कि मेरे लाइफ में जो भी फ्रीडम थोड़ा बहुत आया, शुरुआत हुई, वो इसी से आई कि मेरे पास बाइक आ गई शुरुआती दिनों में स्कूल के बाद, और फिर उस बाइक से मैं घर से कॉलेज से पैफ से जेन। हाँ, पर भूलो नहीं कि हमने अभी भी मुक्ति के बहुत भौतिक उपकरण की बात करी है। हम कह रहे हैं कि अगर महिला के हाथ में गाड़ी की चाबी आ गई और मोबाइल फ़ोन आ गया तो उससे उसकी फ्रीडम में मदद मिलती है, लेकिन ये बहुत भौतिक तल पर हम बात कर रहे हैं। असली फ्रीडम तो यहाँ से ही मिलती है, वरना ये बहुत संभव है कि उसके पास अपनी गाड़ी भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, अपना बैंक अकाउंट भी है, अपना ATM कार्ड भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी वो मानसिक रूप से बिल्कुल दबी हुई है और वो खुद भी अभी इसी में है कि मेरा पति या भाई या बॉयफ्रेंड आकर के मेरी मदद करेगा या देखभाल करेगा या कुछ ऐसा। हाँ, दिस कैन बी ए कंडीशनल पॉसिबिलिटी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू किक स्टार्ट, बट दिस इज नॉट अ नेसेसिटी, दिस इज नॉट सफिशिएंट। वो उससे हो ही जाए। इसी तरह एक्सपोजर भी, जैसे बहुत सारी जैसे लगान इत्यादि ऐसी मूवीज है जिनमें कि बॉलीवुड पूरा जाके किसी गांव में जाता है तो वहाँ की महिलाओं को पकड़ के उनसे डांस करवाता है, शूटिंग वगैरह करवाता है। तो व्हेन यू सी द बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स, तो उन महिलाओं के फेस पे जो एक्सप्रेशन होता है कि उनको कोई कोरियोग्राफ कर रहा है, मतलब वो पूरा एक अलग ही दुनिया के एक्सपोजर में आ गई है कुछ हफ्तों के लिए। तो वो भी माइंड को एकदम खोल के रख देता है। तो बेसिकली पेट्रियार्की का जो एक करेक्टिव एक्शन की तरह लोग आजकल देखते हैं, वो शायद it cannot be an action which is based upon looking at the other as a gender. Patriarchy consists of materialism. Patriarchy consists of body identification. जो भी व्यक्ति अपने आप को बॉडी समझ रहा है, ठीक है, किसी न किसी तरीके की वो या तो पेट्रियार्की या मेट्रियार्की में किसी न किसी में यकीन करेगा, और ये दोनों ही गड़बड़ है। पितृसत्ता हो चाहे मातृसत्ता हो, सत्ता तो कायम है ना। सत्ता माने एक का चल रहा है, दूसरे का नहीं चल रहा। तो जो इसमें मूल समस्या है वो समस्या स्पिरिचुअल है। आपके पास कभी ये स्पिरिचुअल एजुकेशन मिली ही नहीं कि आप जो हो उसका मूल स्वभाव क्या है। जब तक आप अपने आप को आदमी औरत देह मानते रहोगे तब तक इस तरह के काम होते रहेंगे और दुख अवसाद आत्महत्या चलते रहेंगे।